Hello guys, welcome to the channel Concept of Laws. Today we start the topic of Indian Constitution Article 21. So let's start the video. आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इस आर्टिकल को पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा इंटरप्रेट किया गया है। आर्टिकल 21 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से। आर्टिकल 21 के ये तीन कीवर्ड्स हैं, लाइफ, पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से। आर्टिकल 21 इंस्पायर्ड है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। उनका प्रोविज़न कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के एक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। मतलब कि वो सब्सटेंटिव लॉ कि लॉ क्या क्या होने चाहिए वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्रोसीजरल लॉ कि ये वाले लॉ कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, कैसे फॉलो होंगे, उनको भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जिन भी कंट्रीज़ में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है उन कोर्ट्स को ये पावर होती है कि वो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव से ये क्वेश्चंस कर सकें। पहला कि क्या आपके पास पावर है ये लॉ बनाने की, और दूसरा क्या ये लॉज नेचुरल प्रिंसिपल से कंप्लायंस है या नहीं, कंप्लायंट है या नहीं। अगर इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर नेगेटिव होता है तो कोर्ट के पास पावर है कि वो इन लॉज को इनवैलिड डिक्लेयर कर दे। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये चाहते थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में ये फ्रेज यूज़ किया जाए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। पर सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने ये कहा आगे जाके जब भी हमें सोशल लेजिस्लेशंस लाने पड़ेंगे तो ये वाला जो पार्ट है सब्सटेंटिव लॉ ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यूज़ किया जो सिर्फ इन पर फोकस करता है कि प्रोसीजर लॉ और एग्जीक्यूटिव्स में जो प्रोसीजरल लॉ होता है उस पर फोकस करता है। फाइनली आर्टिकल 21 में यूज़ हुआ प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसी वजह से 1978 तक हमें सिर्फ आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन से प्रोटेक्शन मिली थी। मतलब वो सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो सिर्फ जस्टिस, फेयर और रीजनेबल नहीं थे, हम सिर्फ उन्हें चैलेंज कर सकते थे। पर आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन से अब भी हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली थी। पर ये सारी बातें थी 1978 तक की, क्योंकि 1978 में आ गया था मेनका गांधी केस। इस केस में आर्टिकल 21 का स्कोप और भी एलैबोरेट कर दिया। तो ये था प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब हम समझते हैं लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को। पर्सनल लिबर्टी को हम समझते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉस के थ्रू। फर्स्ट है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में क्या हुआ था कि ए.के. गोपालन को डिटेन कर लिया गया था प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट के अंदर। तो उन्होंने उस एक्ट को चैलेंज किया और ये कहा कि ये जो एक्ट है ये मेरी पर्सनल लिबर्टी को इन्फ्रिंज करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि पर्सनल लिबर्टी सिर्फ दो केस में इन्फ्रिंज होती है। पहला ये कि अगर कोई फिजिकल रिस्ट्रेंट हो, और सेकेंडली कोएर्शन के केस में। अगर ये दोनों केसेस नहीं है तो आपकी पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज नहीं हो रही है। इस केस में पर्सनल लिबर्टी को बहुत ही नैरो इंटरप्रेट किया गया था। इसके बाद जो केस आता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, ये केस भी एक्चुअली पूछा जाता है कई एग्ज़ाम में।
मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये हुआ था कि मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था वो लाइसेंस सीज कर लिया गवर्नमेंट ने बिना कोई रीज़न दिए हुए। गवर्नमेंट के इस एक्ट को मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और ये कहा कि ये मेरा पर्सनल लिबर्टी का इन्फ्रिंजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पर्सनल लिबर्टी एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ फिजिकल रिस्ट्रेंट और कोएशन से ही इन्फ्रिंज हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस केस में ए के गोपालन वाले केस में जो व्यू था उसको नैरो, उसके व्यू को ओवर रूल किया गया और यहाँ से आई हमारी पर्सनल लिबर्टी की वाइड डेफिनेशन। और अब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अगर ऐसा कोई भी प्रोसीजर, ऐसा कोई लॉ है जिसे पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल करना है, उस लॉ को पास करना होगा टेस्ट ऑफ रीजनेबिलिटी। मतलब उस प्रोसीजर को होना चाहिए जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। ये केस इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस केस के पास ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह गया था। आर्टिकल 21 में दोनों ही इंक्लूड होने लगे थे। अब बात करते हैं लाइफ के बारे में। इस कीवर्ड में बहुत सारे ह्यूमन राइट्स इंक्लूड हैं, जैसे एनवायरनमेंट, हेल्थ, डिग्निटी, लाइवलीहुड, एजुकेशन। इस टाइप से इसमें 14 से 15 ह्यूमन राइट्स इंक्लूड हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉस जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि लाइफ को कैसे डिफाइन किया है आर्टिकल 21 में। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पास कुछ करने का हक है तो उसको ना करने का भी हमारे पास हक है। जैसे कि अगर हमारे पास राइट टू लिव है तो राइट नॉट टू लिव भी है, राइट टू लाइफ है तो राइट टू डाई भी है। तो क्या ऐसा सही है? तो इसके लिए एक केस था, यही केस इस केस में यही डिस्कस किया गया था, पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो पेटिशनर थे उनको आईपीसी के सेक्शन 309 के अंदर सज़ा मिलने वाली थी क्योंकि उन्होंने अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड किया था। तब उन्होंने सेक्शन 309 को चैलेंज किया और कहा कि आर्टिकल 21 आर्टिकल के अंदर हमें राइट टू डाई भी मिला हुआ है, इसलिए सेक्शन 309 को इनवैलिड कर दिया जाएगा। बट आज की डेट में जो लॉ फॉलो किया जाता है वो हमारा डिस्कस हुआ है इस केस में ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का वेवर अलाउड नहीं है। राइट टू लाइफ मिला हुआ है तो आप उसको गिव अवे नहीं कर सकते। मतलब राइट टू डाई आर्टिकल 21 में प्रोटेक्टेड नहीं है और सेक्शन 309 वैलिड कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है राइट टू प्राइवेसी। ये सेपरेट फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट नहीं करता है और हम हमेशा इसे आर्टिकल 21 के अंदर ही इन्फर करते हैं। इसमें सबसे पहला केस आता है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब मेयर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अगर किसी भी तरह का अनऑथोराइज्ड डिस्टर्बेंस होता है तो वो वॉयलेटिव होता है, वो वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी ही होगा। इसके बाद आया है PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसे टेलीफोन टैपिंग केस भी कहा जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा कि राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी का एक पार्ट है और जब तक पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी की बात ना उठे तब तक आप किसी की भी राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू पॉल्यूशन फ्री एयर एंड वाटर। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है
RLEK वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या हुआ कि मसूरी और देहरादून बेल्ट में अनऑथराइज्ड माइनिंग हो रही थी, तो RLEK वालों ने सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा ये सब बताते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इस लेटर को रिट पिटीशन के तरह ट्रीट किया और ये कह दिया ये जो सारे इलीगल माइनिंग हो रहे हैं इसको तुरंत रोका जाए। RLEK केस, MC मेहता केस, T दामोदर राव केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कहा कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। अब बात करते हैं एमरजेंसी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है आर्टिकल 21 पर। आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर सके। इसी वजह से 3 बार चाइनीज़ अटैक के वक्त, इंटरनल एमरजेंसी के वक्त आर्टिकल एंड पाकिस्तान अटैक के वक्त आर्टिकल 21 को सस्पेंड किया गया। ADM जबलपुर वर्सेस S शुक्ला के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एमरजेंसी के वक्त आर्टिकल 21 सस्पेंड किया जा सकता है, बट फिर आया 44th अमेंडमेंट जिसने आर्टिकल 359 को ही अमेंड कर दिया और अब ये लॉ है कि आर्टिकल 21 जो है किसी भी एमरजेंसी के वक्त भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो ये था हमारा आर्टिकल 21। सो सब्सक्राइब माय चैनल and like the videos. See you again.